हमारा दिल जितना कॉम्प्लेक्स उतने ही काम का। आपको पता है दिल के 4 चेंबर होते हैं। माने दिल अगर एक घर है तो उसके 4 कमरे हैं, 2 ऊपर और 2 नीचे। तो जो ऊपर वाले चेंबर हैं इन्हें एट्रिया कहते हैं और नीचे वाले चेंबर्स को वेंट्रिकल। इन दोनों एट्रिया और दोनों वेंट्रिकल्स में बहुत ही गहरी दोस्ती होती है। किसी अच्छी टीम की तरह हमेशा मिलकर काम करते हैं ये चारों। ऊपर एट्रिया में शरीर के अलग अलग हिस्सों से खून आता है, वो साफ होता है और फिर नीचे वेंट्रिकल से होते हुए ये शुद्ध खून शरीर के अलग अलग अंगों में पहुंचा दिया जाता है। लेकिन कई बार एट्रिया और वेंट्रिकल्स में थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। किसी भी परिवार की तरह इनका जो परफेक्ट कॉम्बिनेशन है वो गड़बड़ा जाता है। इस गड़बड़ी को मेडिकल भाषा में एट्रियल फिब्रिलेशन कहते हैं। इसमें दिल की धड़कनें तेज होने लगती हैं, छाती में दर्द होता है, दबाव महसूस होता है, सांस लेने में दिक्कत शुरू हो जाती है और सिर्फ यही नहीं, जो पूरे शरीर में खून का फ्लो है वो बिगड़ जाता है। इससे खून का थक्का बनने का काफ़ी रिस्क होता है। खून का थक्का बना माने हार्ट अटैक या फिर स्ट्रोक का सीधा खतरा। और सबसे बड़ी बात, आजकल युवाओं में एट्रियल फिब्रिलेशन के बहुत सारे मामले सामने आ रहे हैं और ये युवाओं में हार्ट अटैक की एक बहुत बड़ी वजह बन रही है। ऐसे में हमने सोचा कि क्यों ना आज इसी पर बात करी जाए। सेहत के इस एपिसोड में डॉक्टर से जानिए कि ये एट्रियल फिब्रिलेशन होता क्या है, युवाओं में इसके मामले क्यों बढ़ रहे हैं, इसके लक्षण क्या हैं और एट्रियल फिब्रिलेशन से बचाव और इलाज कैसे किया जाए। सुनिए। Brought to you by Sensodent K। बस पैक नहीं है। SLS पैराफिन और दूध का करंट भी कौन, तो लाइफ का करंट ऑन। कुछ भी तो ट्राई करके देख ले। Sensodent K टूथपेस्ट फॉर सेंसिटिव टीथ। एट्रियल फिब्रिलेशन एक ऐसा इररेगुलर रिदम है, कंप्लीटली chaotic रिदम है, जो अपर चैम्बर ऑफ हार्ट को 400 to 600 पर मिनट के रेट पे कॉन्ट्रैक्ट कराता है। इससे जो वेंट्रिकुलर रेट है, जो पल्स रेट है, बहुत फास्टर हो जाती है। ये क्यों होता है? बिकॉज मल्टीपल इलेक्ट्रिकल वेवलेट्स अपर चैम्बर ऑफ हार्ट में री एंट्री कर रहे होते हैं, उससे फास्टर हार्ट रेट जनरेट होती है और पाल्पिटेशंस जनरेट होती हैं। सबसे पहला कारण यंगर पॉपुलेशन में क्यों हो रहा है? बिकॉज मोर स्ट्रेस, मोर ओबेसिटी, मोर ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, मोर हाइपरटेंशन, मोर डायबिटीज, इंडिया में वेल्वुलर हार्ट डिजीज या बिंज ड्रिंकिंग, हाई अल्कोहल ड्रिंक्स एज वेल एज हाई टी और कैफीन और लाइक ड्रग्स which leads to like alcohol or a drug addiction can also be a cause of atrial fibrillation। जो कॉमन कन्वेंशनल कॉजेज हैं जैसे डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, कार्डियोमायोपैथी है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज है, थायराइड डिसऑर्डर्स हैं, ये सारे कन्वेंशनल कॉजेज हैं। पेरिकार्डाइटिस है, सारे कन्वेंशनल कॉजेज हैं एट्रियल फिब्रिलेशन के। एट्रियल फिब्रिलेशन अगर होती है तो इसका मोस्ट कॉमन सिम्टम पाल्पिटेशन होता है। ये पाल्पिटेशन के अलावे कभी ब्लैकआउट करा सकता है, हायर पल्स रेट, चेस्ट पेन करवा सकता है। अगर ये बहुत लंबे समय तक आप रह जाए तो हार्ट की पंपिंग को सप्रेस कर सकता है और हार्ट की पंपिंग सप्रेस होने की वजह से शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो सकता है और कभी कभी ये ब्लैकआउट का भी कारण हो सकता है, ब्रेथलेसनेस कर सकता है, सांस फूल सकती है। तो अगर ऐसे सिम्टम्स पाल्पिटेशन के साथ हो रहे हैं तो एट्रियल फिब्रिलेशन एक इंपॉर्टेंट रीजन हो सकता है दैट मस्ट बी रूल्ड आउट। इससे बचने के लिए गुड हेल्दी लाइफस्टाइल, रेगुलर वॉक, एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम, अपने आप को डी स्ट्रेस करना, अल्कोहल स्मोकिंग से दूर रहना, ये सारी चीजें प्रिवेंटिव स्ट्रेटजीज हैं एट्रियल फिब्रिलेशन से बचने के लिए। इसका ट्रीटमेंट क्या है? कुछ दवाइयां दी जाती है, समटाइम्स इसके कुछ जेनेटिक कंपोनेंट्स भी होते हैं। अगर फैमिली में एट्रियल फिब्रिलेशन है तो हो सकता है कि एट्रियल फिब्रिलेशन विदाउट एनी रीजन आप में मौजूद हो, जिसको हम लोन एट्रियल फिब्रिलेशन के नाम से जानते हैं। ये जेनेटिक प्रेडिस्पोजिशन की वजह से भी हो सकता है। तो ऐसे सिनेरियो में इसका इलाज क्या है? इसका इलाज है, अगर अब एक सेंसिटाइजेशन हुआ है कि अगर एट्रियल फिब्रिलेशन है तो एब्लेशन शुड बी द फर्स्ट स्ट्रेटजी। ड्रग मैनेजमेंट के लिए बीटा ब्लॉकर्स, कॉर्डरॉन और अदर ड्रग्स हैं और एज वेल एज अगर
स्ट्रोक प्रीडिस्पोजिशन है, अगर पैरालिसिस के लिए प्रीडिस्पोजिशन है, इसमें एक स्कोरिंग सिस्टम है जिससे हम समझते हैं कि अगर एट्रियल फिब्रिलेशन है तो क्या चांसेस हैं कि आपको स्ट्रोक हो सकता है। और अगर स्ट्रोक के लिए प्रीडिस्पोजिशन है, अगर चैट बेस स्कोर मोर देन 2 है या फीमेल में 3 और मोर है, तो एंटीकोगुलेशन स्ट्रोक प्रिवेंशन करता है, आपको पैरालिसिस या स्ट्रोक से बचाता है। देखिए, पहले के समय में ये बीमारी बुजुर्गों को हुआ करती थी, युवाओं में इसके होने का चांस केवल 1% था, लेकिन लाइफस्टाइल बदलने से एट्रियल फिब्रिलेशन के रिस्क फैक्टर्स भी बढ़ गए हैं और अब कम उम्र में ही लोगों को ये बीमारी हो रही है। इसलिए एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाइए, खुद को सेफ रखिए। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। पुरुषों में बनने वाला टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कम क्यों होने लगता है और इससे कैसे बढ़ाया जाए, डॉक्टर से जानते हैं। आपने टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का नाम तो सुना होगा। ये एक मेल सेक्स हार्मोन है, यानी पुरुषों की आवाज बदलने से लेकर उनकी दाढ़ी मूंछ आना सब इसी की बदौलत होता है। अब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पुरुषों के अंडकोश में बनता है। वैसे तो ये हार्मोन महिलाओं में भी होता है, लेकिन उनमें इसकी मात्रा बहुत कम होती है। वहीं पुरुषों में ये हार्मोन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बनता है। हालांकि कई बार शरीर में टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम होने लगता है। इसकी सबसे बड़ी वजह है उम्र। 40-45 की उम्र के बाद इस हार्मोन की मात्रा शरीर में अपने आप कम होने लगती है। उम्र के अलावा कुछ दूसरी वजह भी हैं, जैसे खराब लाइफस्टाइल, सिगरेट, शराब पीना, डायबिटीज़, मोटापा, लिवर और किडनी से जुड़ी बीमारियां। अब जिन पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कम बनता है, उनकी मांसपेशियां और हड्डियां कमज़ोर होने लगती हैं। मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है। मेटाबॉलिज्म यानी हम जो खाना खाते हैं उसे एनर्जी में बदलने, नई कोशिकाएं बनाने और पुरानी को बचाए रखने की प्रक्रिया। इस वजह से मांसपेशियां बहुत ज़्यादा कैलोरीज बर्न नहीं कर पाती हैं और आपका वजन बढ़ने लगता है। साथ ही सेक्स करने की जो इच्छा है वो भी घटने लगती है। हालांकि कुछ तरीके हैं जिनसे टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ाया जा सकता है। एक हेल्दी लाइफस्टाइल से 50% तक फायदा देखा गया है। डॉक्टर शिल्पी कहते हैं कि जिन पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कम बनता है उन्हें रोज एक्सरसाइज करनी चाहिए, खासकर वेट लिफ्टिंग। इससे इस हार्मोन का जो लेवल है वो बढ़ता है। खाने में प्रोटीन, हेल्दी फैट और कार्ब्स सही रेशियो में ज़रूर लेने चाहिए। प्रोटीन खाने से इस हार्मोन का हेल्दी लेवल मेंटेन रहता है, साथ ही वजन घटाने में भी मदद मिलती है। इसी तरह हेल्दी फैट और कार्ब्स खाने से भी हार्मोन्स का लेवल ठीक रहता है। वहीं ओवर ईटिंग, लगातार डाइटिंग करने और लो फैट डाइट लेने से इस हार्मोन की मात्रा कम होने लगती है। डाइट और एक्सरसाइज के अलावा स्ट्रेस मैनेज करना भी बहुत ज़रूरी है। देखिए, जब हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं तो शरीर में कोर्टिसोल हार्मोन बढ़ जाता है। इससे कोर्टिसोल हंगर होने लगती है, माने भूख बढ़ जाती है। कुछ मीठा, चटपटा, मसालेदार खाने का मन करता है। फिर जब आप ऐसा खाना खाते हैं तो क्या होता है? वजन बढ़ने लगता है। शरीर के अलग अलग हिस्सों में फैट जमा होने लगता है और इससे इस हार्मोन का जो लेवल है उस पर बुरा असर पड़ता है। आप बहुत स्ट्रेस में अगर रहते हैं तो मेडिटेशन या फिर योगा ट्राई करिए। आप प्रोफेशनल मदद भी ले सकते हैं। समझे, अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झक्कासी हेल्थ टिप। 30 की उम्र के बाद महिलाओं को क्या चीज़ें ज़रूर खानी चाहिए, जानते हैं एक्सपर्ट से। उम्र बढ़ने के साथ शरीर में कई तरह के बदलाव आते हैं, खासकर महिलाओं में। उनका मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है, यानी वजन बढ़ता है तो तेजी से, लेकिन घटता बहुत धीमे धीमे है। मेनोपॉज की वजह से हड्डियां और मांसपेशियां भी कमज़ोर हो जाती हैं, जोड़ों में बहुत दर्द रहता है। लिहाजा ज़रूरी है ऐसी डाइट लेना जो उन्हें हेल्दी रखे, इम्यूनिटी मजबूत करे और हड्डियां तंदुरुस्त रखे। अब कौन सी है वो चीज़ें जो 30 पार कर चुकी महिलाओं को ज़रूर खानी चाहिए, ये हमने पूछा डाइटिशियन कौशिकी गुप्ता से। डाइटिशियन कौशिकी कहती हैं कि जो महिलाएं 30 साल की उम्र पार कर चुकी हैं उन्हें रोज़ पपीता खाना चाहिए। पपीते में पपैन नाम का एक एंजाइम होता है जो प्रोटीन को तोड़ने में मदद करता है, इसलिए ये हाजमे की प्रक्रिया को आसान बनाता है, यानी पेट अच्छे से साफ करता है। ऐसे में जिन महिलाओं को कब्ज़ की शिकायत रहती है उनके लिए तो ये रामबाण है। पपीते में विटामिन सी भी खूब होता है, ये स्किन को सूरज की हानिकारक किरणों से भी बचाता है। साथ ही इसमें कैलोरीज बहुत कम होती है और फाइबर ज़्यादा, यानी इसे खाने के बाद पेट देर तक भरा हुआ महसूस होता है। आप ओवर ईटिंग नहीं करते और वजन कंट्रोल करने में मदद मिलती है। पालक भी बड़े काम की है। इसमें फाइबर होता है जिससे स्टूल आसानी से पास होता है। इसमें नाइट्रेट भी होता है जो ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखता है और दिल से जुड़ी बीमारियों का जो जोखिम है उसे घटाता है।
पालक में एंटीऑक्सीडेंट्स भी खूब होते हैं और ये हमारे सेल्स को नुकसान से बचाते हैं और लंबे वक्त तक चलने वाली बीमारियों का रिस्क कम करते हैं। आप चाहें तो शकरकंद भी खा सकते हैं। इसमें बीटा कैरोटीन होता है जो शरीर में जाकर विटामिन ए में बदल जाता है। ये हमारी आंखों का ख्याल रखता है और सूरज की नुकसानदायक किरणों से होने वाले डैमेज को कम करता है। बीटा कैरोटीन से हमारा इम्यून सिस्टम भी हेल्दी रहता है। वहीं शकरकंद में फाइबर भी खूब होता है, यानी इसे खाने से हमारे पेट में गुड बैक्टीरिया बढ़ते हैं और स्टूल आराम से पास होता है। ड्राई फ्रूट खाने का मन है तो आप अखरोट खा सकते हैं। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है जो हमारे दिल, दिमाग, स्किन और जोड़ों के लिए बहुत ज़रूरी है। ओमेगा 3 से हाई ब्लड प्रेशर कम होता है, ट्राइग्लिसराइड्स का लेवल घटता है और गुड कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ता है ताकि दिल से जुड़ी बीमारियां ना हों। अखरोट में प्रोटीन भी अच्छी मात्रा में होता है। 100 ग्राम अखरोट में करीब 15 ग्राम प्रोटीन होता है। प्रोटीन हमारे सेल्स की मरम्मत करता है और नई कोशिकाएं भी बनाता है। साथ ही इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण भी होते हैं, यानी इसे खाने से शरीर के अंदर जो अंदरूनी सूजन है वो कम होती है। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया। सवाल कुछ गंभीर है, मसलन ये चिया सीड्स और किनोआ की बकैती क्या है? अजवाइन का पानी पीने से वजन सच में कम होता है? इंटरमिटेंट फास्टिंग फायदा है या इंसान भूखा बस रह जाता है? और क्या कलेजे में उठता हर दर्द यमराज से मिलवाता है? गूगल ये कब तक मेरे हर सिम्टम को कैंसर बताएगा? मामला संगीन है, कंफ्यूजन महीन है, तो यहाँ वहाँ भटक कर क्यों खुद को उलझाएं? एक्सपर्ट्स और डॉक्टर्स की सुनकर हर गुत्थी सुलझाएं। 29 अगस्त को सुबह 11 बजे से देखिए सेहत अड्डा। अगर आप भी बनना चाहते हैं सेहत अड्डा का हिस्सा तो डिस्क्रिप्शन पर दिए लिंक या वेबसाइट पर बने बैनर पर करिए क्लिक। और हाँ, रहिए सेहतमंद। Sensodyne K presents Sehat Adda, co-powered by USV, your reliable healthcare partner, and Dr. Basu Eye Hospital.